क्लास 12 के बच्चे, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम बायो का क्लास ले रहे हैं। आपका एक चैप्टर शुरू किया था हमने, जैव विकास। बहुत सारी बात हम लोगों ने उसमें पढ़ा सुना। हमने जिन जिन टॉपिक पे बोला था कि ध्यान देना है, क्वेश्चन इससे आएंगे, उस टॉपिक पर पिछले बार भी हम चर्चा किए थे कि क्रम विकास के सिद्धांत को बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से उसको समझाया है। डार्विन के सिद्धांत का भी हमने चर्चा किया। उनके सिद्धांत को नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत कहा जाता है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कहा जाता है। उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, चार्ल्स डार्विन ने। ये सब आपको याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर। हमेशा इससे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। तो ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज किताब लिखी थी डार्विन ने। हिंदी में कह सकते हैं जातियों की उत्पत्ति। स्पेसीज माने जातियां होता है, ऑरिजिन मतलब उत्पत्ति या स्रोत कहिए। तो ये किताब उन्होंने लिखा था और उनके सिद्धांत को प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कहा जाता है। आज मैं इस चैप्टर का अंतिम पॉइंट बता रहा हूँ। आप फिर किताब पढ़ेंगे, एकदम आपको कहानी की तरह लगेगा। ये जैसे स्टोरी पढ़ने में मन लगता है, वैसे ही जैव विकास चैप्टर को पढ़ने में मन लगता है। इसको पढ़ते जाएंगे, आप धीरे धीरे सारी बात समझते जाएंगे। कैसे जीवन आया पृथ्वी पर, कैसे जीव जंतु जन्म लिए धरती पर, कितने वर्ष पूर्व की ये घटना है। अभी जो जंतु है, जो सबसे ज़्यादा विकसित जंतु है, जिसको हम लोग मनुष्य कहते हैं और जिसका साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस, इसके बारे में बोला जाता है कि ये मात्र 2 लाख साल पहले अफ्रीका में जन्म लिया था। आधुनिक मानव 2 लाख साल पहले अफ्रीका में जन्म लिया था और यहाँ से वो विश्व के सभी कोने कोने में फैल गया। आपको ये पता ही है कि बिजनेस व्यापार करने के लिए जो लोग जहाँ गए, जिस देश में गए, वहीं पे रह गए, बस गए। इस तरह से ये मानव जो आज से 2 लाख बरस पहले जो अफ्रीका में जन्म लिया था, ये सारे संसार में फैल गया और सारे संसार में रहने लगा। तो एक चीज़ है बताना इसके बारे में। हाँ, तो क्रम विकास के डार्विन के सिद्धांत क्या थे? क्रम विकास के बारे में लेमार्क ने क्या कहा था और क्रम विकास के बारे में उत्परिवर्तन का सिद्धांत क्या कहता है? एक्चुअली उत्परिवर्तन का सिद्धांत ही सर्वमान्य थ्योरी है। उसी को आज के वैज्ञानिक लोग मान्यता देते हैं कि इसी सिद्धांत के अनुसार जीवन का विकास हुआ है धरती पर। यानी जीन में परिवर्तन होने से, जीन में आए अचानक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है। और जब ये परिवर्तन होता है तो उससे नई नई जातियाँ, नए नए तरह के जीव जंतु दुनिया में आने लगते हैं और उनकी उत्पत्ति होती है। फिर उनका साम्राज्य चलता है। फिर कभी इस तरह के और परिवर्तन होंगे, इससे नया नया जीव जंतु धरती पर आता जाएगा। तो इसमें जो सवाल पूछा जाता है परीक्षा में कि लेमार्क के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, तो हमने वहाँ बताया था अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग, माने अंग का उपयोग एवं अनुपयोग। लेमार्क ने बताया था कि आप अपने जीवन काल में जिस अंग का उपयोग ज़्यादा करते हैं वो अंग थोड़ा ज़्यादा विकसित हो जाता है। जैसे उन्होंने बताया था कि जिराफ जो जानवर था उसकी गर्दन पहले बहुत छोटी थी और जंगल में जब चारे की कमी हुई, यानी नीचे का घास या वनस्पति समाप्त होने के कगार पे आ गया, तब इसने अपने गर्दन को उचकाने का प्रयास किया और कई साल तक उचकाता रहा, बढ़ाता रहा, पेड़ की टहनियों को खाने का प्रयास किया। इस तरह से करते करते उसके गर्दन काफ़ी लंबे हो गए, विकसित हो गए और उसके बाद उसके जीन में परिवर्तन हुआ, यानी उत्परिवर्तन हुआ। अब जो जिराफ अपने बच्चे को जन्म देता है उसकी गर्दन पहले से ही लंबी होती है। इस तरह से एक छोटे गर्दन वाले जिराफ से एक बड़े गर्दन वाले जिराफ का जन्म हुआ। ये सिद्धांत कहलाता है अंगों का उपयोग या अनुपयोग। इसका एक दूसरा नाम भी है
इसको कहा जाता है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, मतलब उपार्जित लक्षणों की वंशागति। यानी कि जिराफ की गर्दन जब लंबी हो गई तो ये लक्षण उसके बच्चों में आना शुरू हो गए, उसी को हम लोग कहते हैं उपार्जित लक्षणों की वंशागति। तो ये तो लेमार्क का सिद्धांत था, डार्विन के सिद्धांत को भी, तो ये सब थोड़ा सा हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की भी बात है। अभी भी अपने आप में ये एक रहस्य है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, जीवन की उत्पत्ति कैसी हुई, जो थोड़ा बहुत रिसर्च हुआ है, जिससे कुछ बात प्रमाणित हुए हैं, उसी के आधार पर आपको पढ़ाया बताया जाता है। अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, ऑरिजिन ऑफ लाइफ यानी जीवन की उत्पत्ति, या फिर कहीं ऐसा पूछ दे कि ऑरिजिन ऑफ ए स्पेसीज, ये जातियों की उत्पत्ति। तो देखिए दोनों नाम लगभग सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, एक में जातियों की उत्पत्ति है तो दूसरे में जीवन की उत्पत्ति है। तो सोचने की बात है कि पहले जीवन की उत्पत्ति हुई होगी, उसके बाद ही जातियां बनी होगी। पहले जीव जंतु जन्म लिए होंगे, उसके बाद उनका नामकरण किया गया होगा, उनका वर्गीकरण किया गया होगा, उसके बाद उनका जो आगे का जो किस जाति में वो रखे जाएंगे, कौन कौन से कैरेक्टर हैं उनमें, किस फाइलम में रखे जाएंगे, किस ऑर्डर में होंगे, किस क्लास में होंगे, इस तरह का वर्गीकरण बाद में हुआ है। पहले तो लाइफ जन्म लिया है, जीवन पृथ्वी पर आए हैं, और ये जीवन पृथ्वी पर आया है जल में। कहा एक कुछ वैज्ञानिक थे, स्टैनले, मिलर और भी नाम आता है, इन लोगों ने एक प्रयोग किया था, एक्सपेरिमेंट किया था लैब में, जिसमें उन्होंने एक बंद बर्तन में अमोनिया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन गैसों को एकत्रित करके और इलेक्ट्रिक स्पार्क कराया था, विद्युत विसर्जन के प्रयोग किए थे। तो उन्होंने पाया कि इन गैसों से एमिनो अम्ल का निर्माण हुआ, थोड़ा एमिनो अम्ल बने। नेचर में भी इस तरह की बात होती है, नेचर में वायुमंडल में भी अमोनिया है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और आप देखते हैं कि बिजली चमकती है ना, थंडर होता है। तो जैसे नेचर में ऐसा होता है, तो इस तरीक़ा से ये गैसें आपस में मिलजुल कर एक नए यौगिक का निर्माण करती है इलेक्ट्रिक स्पार्क से, जिसको हम लोग एमिनो अम्ल कहते हैं। और एमिनो अम्ल इज कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, और एमिनो अम्ल से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। जैसे ग्लूकोज से बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, उस तरह से एमिनो अम्ल से प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन जीवन बनने के लिए ज़रूरी है। बगैर प्रोटीन का ना कोई सेल बन सकता है, न सेल के ऑर्गेनेल्स बन सकते हैं, न प्रोटोप्लाज्म बन सकता है। तो इस तरह से प्रकृति में जैसे एमिनो एसिड बना और वो समुद्र के जल में आया, समुद्र के जल में एमिनो एसिड बना, विद्युत चिंगारी से, इलेक्ट्रिक स्पार्क से या थंडरिंग से होता है, इस सब से इसको एनर्जी मिली और ये चीज़ें पानी में आ गई, एकत्र हो गई, समुद्र में एकत्र हो गई। फिर धीरे धीरे इनका एसोसिएशन बना, कम्बिनेशन बना। एक सेल के अंदर जो जो चीज़ें होती है केमिकली, रासायनिक दृष्टिकोण से जो जो चीज़ें सेल के अंदर होती है, वो सारी चीज़ जब पानी के अंदर आ गए तो फिर क्या होना था, उनके चारों तरफ एक कवर बनना था, एक मेम्ब्रेन बनना था, एक जगह उनको एकत्र होना था, और इस तरह से असेंबलिंग हो गया और एक सेल वाले जीव जैसे अमीबा, प्रोटोजोआ जैसे जीव का जन्म हुआ। एक सेल वाले जीव का जन्म हुआ, एक सेल वाले जीव से ही बहुत सेल वाले जीव का जन्म हुआ है। लंबे समय के बाद, लंबे अंतराल के बाद बहुत सेल वाले जीव से उत्तक स्तर वाले जीव बने हैं, ये क्लासिफिकेशन में भी बताया जाता है। फिर उत्तक वाले से अंग वाले जीव जंतु बने हैं, अंग वाले जीव जंतु से सिस्टम वाले जीव जंतु बने हैं। जैसे हम लोग हो गए सिस्टम वाले जीव जंतु, हम लोगों में तरह तरह का सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम माने पाचन तंत्र, नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र, है ना, तो बहुत सारे सिस्टम है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र। तो इस तरह से जीव जंतुओं का पृथ्वी पर विकास हुआ है। और एक किताब ओरिजिन ऑफ लाइफ लिखा था ओपेरिन नामक वैज्ञानिक ने, उसने अपने सिद्धांत में इस सब बातों की चर्चा किया था। परीक्षा के ख्याल से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तो डार्विनिज्म है ही,
लेमार्किज्म भी है। इससे छोटे छोटे सवाल पूछे जाएंगे, ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे इससे, तो इन सब बातों को आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद उसके प्रमाण से भी अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। प्रमाण, एविडेंस, आखिर क्या प्रमाण दिया जाएगा कि पृथ्वी पर जीव जंतुओं का विकास हुआ है। तो हमने बताया था कि 12 के क्लास में 8, 10, 7, 8 प्रमाण की बात कही गई है। समजात अंग, संभ्रित अंग, योजक करी, भ्रूण विकास से प्राप्त प्रमाण, है ना, अवशेषी अंग, जीवाश्म से प्राप्त प्रमाण। तो इन सब चीज़ों पर हमें ध्यान देना है। समजात अंग क्या होता है, संभ्रित अंग क्या होता है, अवशेषी अंग हमारे शरीर में क्या हैं, योजक करी क्या होता है, जीवाश्म किसको कहते हैं, जीवाश्म से क्या प्रमाण मिला है, और भ्रूण विज्ञान से क्या प्राप्त प्रमाण मिला है। इन सब बातों को वर्गीकरण से भी प्रमाण मिला है। ये जो हम लोगों ने सिस्टमेटिक्स किया, जो क्लासिफिकेशन हुआ जीव जंतुओं का, ये क्यों पहले प्रोटोजोआ से पोरीफेरा आया, पोरीफेरा से सिलेंट्रेटा हुआ। तो जिस तरह से जीव जंतु पृथ्वी पर आते गए हैं उसी तरह से उनका वर्गीकरण किया गया है, उनके कैरेक्टर के आधार पर, उनकी सिमिलरिटी के आधार पर और डिसिमिलरिटी के आधार पर किया गया है। तो इस तरह से इन सब बातों को आपको ध्यान से समझना है। इसी पे इस चैप्टर से कोई बहुत बड़ा या हो सकता है कि लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे, जैसा पूछा जाए कि जाएगा कि डार्विनवाद पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। तो ये आपको 1 से 1.5 पन्ना में लिखना होगा कि डार्विन ने क्या बताया, डार्विन ने क्या सिद्धांत दिया। लेमार्क पे पूछा जा सकता है कि लेमार्क के सिद्धांत क्या थे, लेमार्किज्म पर या लेमार्कवाद पर एक टिप्पणी लिखें, एक स्टोरी लिखें, तो आपको लेमार्क के बारे में बताना पड़ेगा। लेकिन जो एक्सपीरियंस है, ज़्यादातर देखा गया है कि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जिन जिन बातों पर उनके जितने प्रमाण दिए गए हैं उन सभी प्रमाणों को ढंग से समझना है। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा कि घोड़े का अग्रपाद, मनुष्य का अग्रपाद, ये किस तरह के अंग हैं, आपको चॉइस दे देगा, समजात अंग है, संभ्रित अंग है, अवशेषी अंग है। तो आप क्या सेलेक्ट कीजिएगा, समजात अंग है ये, क्योंकि जो घोड़े का अग्रपाद है, अगला पैर की जो हड्डियां हैं वही मनुष्य के हाथ में वही हड्डियां हैं, तो ये समजात अंग है। लेकिन कार्य अलग अलग है, बनावट एक जैसा है, उत्पत्ति एक जैसा है, संरचना एक तरह का है, लेकिन कार्य अलग अलग है। घोड़े अगले पैर से दौड़ते हैं, आप अगले पैर से दौड़ते नहीं हैं, आपका अगला पैर तो आपके हाथ है, लेकिन जो हड्डी आप में है वही हड्डी घोड़े के अगले पैर में है। तो ऐसे अंग समजात अंग है। तो इन सब उदाहरणों को बारीकी से समझना है और समझ के अपने आप को कॉन्फिडेंस, अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है कि ये सब सारे सवाल का जवाब हम दे देंगे। और जो सवाल पूछा जाता है प्रमाण, आखिर कौन कौन से प्रमाण दिए गए हैं, कौन कौन सा एविडेंस दिया गया है, इस पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। योजक करी भी उनमें से एक है। जैसे योजक करी में हम बहुत सारे उदाहरण को आपको बताए थे। जैसे एक उदाहरण आपकी किताब में है आर्कियोपटेरिक्स। आर्कियोपटेरिक्स कभी एक जीव था, सुनते हैं हवा में उड़ता था वो, उसमें उड़ने के लिए पंख लगे थे और उसकी पूँछ बड़ी लंबी थी। तो लंबी पूँछ वाले जानवर सरीसृप कहलाते हैं, जिसमें सांप आता है, और पंख है तो पक्षी वर्ग हो जाता है। तो इस जंतु में सरीसृप प्राणी के भी गुण थे और पक्षी वर्ग के भी गुण थे। तो अब इसके आधार पर ये कहा जाएगा कि सरीसृप प्राणी ही विकसित होकर पक्षी वर्ग में उनकी उत्पत्ति हुई, पक्षी वर्ग बन गए, है ना। तो ये जैसे आर्कियोपटेरिक्स इज कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड, उसी तरीक़ा से और भी बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। उन उदाहरणों को आपको जानना है और उन उदाहरणों के बारे में आपको याद रखना है, क्योंकि योजक करी से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे योजक करी से और भी पूछा जाता है। योजक करी में जैसे हमने आपको अभी एक नाम बताया आर्कियोपटेरिक्स का, इसी में एक उदाहरण है प्रोटोपटेरस, पेरीपेटस, एकिडना, ये 3 उदाहरण और भी हैं।
तो आर्कियोप्टेरिक्स तो जुरासिक काल में पाया जाता था ये जानवर, अब ये विलुप्त हो चुका है। अब प्रोटोपटेरस है, तो प्रोटोपटेरस एक फुसफुस मत्स्य है, मछली है, मछली के इसमें उदाहरण है। लेकिन इसके मछली होने के साथ साथ इसमें उभयचर के भी गुण हैं, यानी मछली के तरह इसमें गुण है कि इसमें कोलोम पाए जाते हैं, सल्क पाए जाते हैं, जो मछली में गुण होते हैं। सल्क और कोलोम मछली का गुण है, लेकिन इसमें फेफड़े भी हैं। ऐसे अक्सर मछली में फेफड़ा नहीं होता है, लेकिन ये जो मछली है प्रोटोपटेरस, इसमें गिल होने के बावजूद इसमें लंग्स की भी उत्पत्ति देखी गई। यानी कि अब इस बात से ये अनुमान लगाया गया कि मत्स्य वर्ग से ही, मछली से ही एम्फीबिया की उत्पत्ति हुई है, उभयचर की उत्पत्ति हुई है। तो इसको हम कह सकते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिशेस एंड एम्फीबिया। तीसरा उदाहरण जो है पेरीपेटस, इसको एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी माना जाता है। अब ये बताता है कि एनेलिडा से ही विकास करके आर्थ्रोपोडा बना है, क्योंकि इस जंतु में एनेलिडा के भी गुण हैं और इस जंतु में आर्थ्रोपोडा के भी गुण हैं। तो पेरीपेटस जो है कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। उसी तरह से एक जंतु और है जिसका नाम है एकिडना, या इसको बोला जाता है डक बिल्ड प्लेटिपस। ये जंतु के शरीर पर बाल पाए जाते हैं। अब ये बाल का पाया जाना स्तनधारी का लक्षण होता है और दूध को, अपने बच्चों को दूध पिलाता है। उसके बावजूद इसमें सरीसृप के भी लक्षण हैं, तो कहा जाएगा कि सरीसृप से ही स्तनधारी वर्ग जन्म लिए हैं। तो ये ऐसे जीव जंतु के उदाहरण हैं जो योजक करी कहलाते हैं। योजक करी के जितने भी एग्जाम्पल हैं उसको हमको रट जाना है। ये 4-5 गो आर्कियोप्टेरिक्स, पेरीपेटस, प्रोटोपटेरस, एकिडना, है ना, ये सब जो हैं, ये सब को याद रखना है कि किसके किसके बीच का लक्षण बताता है, कौन कौन से ग्रुप का इसमें लक्षण पाया जाता है। तो योजक करी से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, अब पूरी चांस है। दूसरा, भ्रूण विकास से प्राप्त प्रमाण, इस पर 2-3 नियम है। भ्रूण क्या होता है कि ये डेवलपमेंटल स्टेज होता है ऑफ फर्टिलाइज एग। जो जंतु लैंगिक प्रजनन करते हैं उनमें आपने सुना होगा पहले निषेचन होता है, उसके बाद जाइगोट बनता है, उसके बाद इम्ब्रियो बनता है ना। तो जब वो इम्ब्रियो स्टेज में आ जाता है, मल्टी सेलुलर स्टेज में आ जाता है, तब उस समय क्या होता है, उस समय उसके शरीर के अंदर, सबके अंदर, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो कबूतर हो, चाहे वो मेढक हो, चाहे वो मछली हो, है ना, सब इस 4 गो जीव जंतु के भ्रूण को अध्ययन किया गया। और भ्रूण वैज्ञानिक थे अर्नेस्ट हैकेल, उन्हीं का नाम आता है भ्रूण विज्ञान के, भ्रूण विकास विज्ञान के बारे में। उन्होंने बताया कि जब हमने ये 4 जंतुओं का इम्ब्रियो को चेक किया कि सबके इम्ब्रियो में क्या अंतर हैं, कबूतर के इम्ब्रियो में क्या है, बिल्ली के इम्ब्रियो में क्या है, मछली के इम्ब्रियो में क्या है, मेढक के इम्ब्रियो में क्या है, तो उन्होंने पाया कि सबके इम्ब्रियो में कुछ समय के लिए, अल्पकाल के लिए कोलोम बने हैं, गिल स्लिट बना है, कोलोम छिद्र बने हैं, है ना, ये पाए गए हैं। लेकिन उनके विकास काल में मछली में रह गया ये अंग हमेशा के लिए बना हुआ, अन्य जीव जंतु में ये विलुप्त हो गया, समाप्त हो गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मछली तो जल का प्राणी है, उसको तो कोलोम की ज़रूरत है, वो तो पानी में रहेगी और कोलोम से ही सांस लेगी। लेकिन बिल्ली में, कबूतर में और मेढक में कोलोम की क्या ज़रूरत? कोलोम क्योंकि ये तो स्थल पर भी पाए जाते हैं, ये तो ज़मीन पे पाए जाते हैं, तो उनमें गिल की क्या ज़रूरत है? इसी के आधार पर एक नियम दिया गया, जात्यावृत्ति का नियम। जात्यावृत्ति का नियम अर्नेस्ट हैकेल ने दिया। इसको हम लोग रिकैपिचुलेशन थ्योरी भी कहते हैं। ये सब बड़ा इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। रिकैपिचुलेशन, जात्यावृत्ति का नियम क्या बताता है कि सभी प्रकार के जंतु का विकास
उसके जाति इतिहास की पुनरावृत्ति करता है। सभी प्रकार के जंतु का विकास, सभी जीव जंतु का विकास उसी तरीके से होता है जिस तरीके से उसके पूर्वज का विकास हुआ था, उसी तरीके से सबका विकास होगा। गर्भावस्था में सब में भ्रूण में गिल बनेंगे। जो ज़मीन पे रहने वाले हैं उनका गिल नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और जो जल में रहने वाले हैं उनके गिल बचे रहेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं जातीयावृत्ति का नियम। इस पे सवाल आते हैं, पूछे जाते हैं, इसको याद रखना है आपको। उसके बाद और भी जो बातें हैं इसमें, है तो बहुत सारी बातें इसमें, जैसे शरीर क्रिया विज्ञान, इस पर भी बात बताए हैं कि सब जीव जंतु में उपापचय की क्रिया होती है। उपापचय का मतलब ये होता है कि शरीर में होने वाली सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को उपापचय बोला जाता है। चाहे वो डाइजेशन हो, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, श्वसन हो, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। आप लोग तो सुनते ही हैं कि ग्लूकोज टूट करके एनर्जी बनता है, ये आपने सुना होगा। तो ग्लूकोज का टूटना एक तरह का केमिकल रिएक्शन है, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो हर जीव जंतु इसी तरीक़ा से एनर्जी पाते हैं, चाहे वो बड़े बड़े जीव जंतु हो या छोटे छोटे जीव जंतु हो, एनर्जी प्राप्त करने का सबका यही तरीका है। तो उपापचय क्रियाएं सबके अंदर एक समान होती है। हमारे शरीर में तरह तरह के हार्मोन होते हैं। हमने उस दिन बताया भी था कि थायरॉक्सिन हार्मोन अगर मेढक के टैडपोल में या लार्वा स्टेज में नहीं है तो उसका लार्वा एडल्ट नहीं बन पाएगा। लेकिन किसी भी जानवर का थायरॉक्सिन उसको इंजेक्ट कर दिया जाएगा तो फिर से उस टैडपोल से मेढक के शक्ल में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये सब जो कहलाता है, ये कहलाता है शरीर क्रिया विज्ञान से मिले प्रमाण, यानी कि एविडेंस फ्रॉम फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी से ये सब प्रमाण मिलता है। जीवाश्म, इस पे भी हमने बात किया था कि जीवाश्म जो होते हैं जीव जंतु के अवशेष होते हैं, जो आज से करोड़ों अरबों वर्ष पहले पृथ्वी में दब गए, चट्टानों में दब गए, पहाड़ों के नीचे दब गए हैं, और उनके कभी कभी खुदाई होने से वो सब जो कंकाल वगैरह निकलता है उस सब से ये प्रमाण मिलता है कि पहले के जंतु ऐसे थे, आज के जंतु ऐसे हैं। तो जीवाश्म जो है, ये जो हम लोग डायनासोर का नाम सुनते हैं, आर्कियोपटेरिक्स का नाम सुनते हैं, ये सब रियल में जीवाश्म हैं। अब ये जंतु नहीं हैं, उनके पदचिन्ह हैं, उनके छाप हैं, उनके कंकाल हैं जो कहीं कहीं खुदाई से मिलते हैं। इससे लोग अनुमान लगाते हैं कि इस तरह के जीव जंतु कभी पृथ्वी पर हुआ करते थे। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान से पढ़ जाना है। जैव विकास का चैप्टर हमारा आज समाप्त होता है। अब अगर कोई आपको परेशानी होगी तो उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे जब आपका ऑफलाइन क्लास होगा। तो आपको और जो भी परेशानी होगी वो सब आप हमारे सामने रखेंगे। लेकिन एक बार इस चैप्टर को पढ़ेंगे। अगले दिन का जो क्लास हमारा होगा, अगले मंडे को या ट्यूसडे को हम क्लास लेंगे मानव स्वास्थ्य रोग। इसमें ये आपको मेडिकल साइंस का थोड़ा सा पढ़ाई है, तरह तरह की बीमारी के बारे में बताया जाएगा। कौन सी बीमारी का क्या कारण होता है, कौन सी बीमारी में क्या जांच होती है, कौन सी बीमारी के क्या लक्षण होते हैं, और कौन सी बीमारी में क्या दवाई दी जाती है, हम प्रतिरक्षण क्या होता है। एक नया अध्याय हम शुरू करेंगे। और जैव विकास को अब आप समाप्त समझिए, और एक निवेदन है, अपील है, समझिए। हम कहेंगे कि इसको आप ज़रूर पढ़िएगा चैप्टर को। ये एक जस्ट लाइक स्टोरी है, किस्सा कहानी के तरह का किताब है, एक चैप्टर है। उसको आप जब पढ़िएगा धीरे 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 आपकी सारी बात समझ में आ जाएगी। और जैव विकास आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाएगा, हैं। तो अगले दिन आप लोग इसको तो पढ़िए लीजिए, और हो सके तो ये बीमारी जो वाला जो चैप्टर है मानव स्वास्थ्य रोग, इसमें अब हम आगे स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। तो ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। ओके, आइए सर, उमेश सर, उमेश सर,
उमेश सर, ओ सनी सर, हाँ सर। यहीं तक आज इतने ही क्लास करेंगे, 10 का करेंगे।